नमस्कार, आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में मैं शिवेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में विधियों की बात कर रहे थे। तो हम लोग जो है मेनली दो तरीके की विधियों के बारे में हमने जाना था। एक थी आत्मनिष्ठ विधि, ठीक, और दूसरी थी वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ में भी कई सारी विधियां मैंने बताई थी, ठीक है, बहुत सारी विधियां मैंने बताई थी। और अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो डाल दूंगा और सारी विधियां आप देख सकते हैं। और आत्मनिष्ठ विधि में भी कौन कौन सी विधियां थी हमारे पास? आत्मनिष्ठ विधि में हमारे पास आत्मनिरीक्षण विधि थी, आत्मनिरीक्षण विधि, और दूसरी थी गाथा वर्णन विधि। ठीक, आत्मनिरीक्षण विधि मैं पिछली क्लास में ले चुका हूँ, और जिसके पास जो है वो वीडियो नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके ये जो है वीडियो देख सकता है। आत्मनिरीक्षण विधि मैंने पूरा डिटेल में गुण और दोषों के साथ पूरा बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गाथा वर्णन विधि, ठीक है, यानी एनेक्डोटल मेथड। क्या है? एनेक्डोटल, ANECDOTAL, एनेक्डोटल मेथड, ठीक है। तो आज हम लोग गाथा वर्णन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके ये कैसे प्रयोग की जाती है, इसके विषय में अभी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा यानी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो व्यक्ति होता है, यानी जिसके ऊपर रिसर्च चल रही होती है, उस व्यक्ति के ऊपर वो व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति से मनोवैज्ञानिक पूछता है। एक व्यक्ति होता है भाई, एक व्यक्ति होता है, उससे क्या करता है? मनोवैज्ञानिक पूछता है। क्या पूछता है? उसके इतिहास में, यानी उसके पूर्व में, व्यक्ति के पूर्व में, यानी उसके पूर्व जीवन में घटित घटनाओं को बताता है। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है? मनोवैज्ञानिक को पूर्व में घटित घटनाओं को बताता है, यानी उसके इतिहास में, व्यक्ति के इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई होती हैं, उन सब को जो है व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक को बताता है। ठीक है, यानी अपनी गाथा का वर्णन करता है। भाई इसका क्या नाम है? गाथा वर्णन विधि ना। तो यानी उसके अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई होती हैं, उनकी एक गाथा सुनाता है। ठीक है, और फिर मनोवैज्ञानिक क्या करता है? सुनने के बाद मनोवैज्ञानिक इस व्यक्ति की गाथा सुनने के बाद क्या करता है? इसकी इतिहास में घटित घटनाओं का एक लेखा तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक लेखा तैयार करता है, यानी रिकॉर्ड तैयार करता है। ठीक है, रिकॉर्ड तैयार करने के बाद वो उनको एनालिसिस करता है, और उसके बाद क्या करता है? एनालिसिस करने के बाद यह पता लगाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, व्यक्ति के अतीत में क्या हुआ है, और व्यक्ति के भविष्य में क्या हो सकता है अगर उसका जो है बिहेवियर इसी तरह रहा। ठीक है, तो उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार का पता लगाता है, और फिर जो है परेशानी को समझता है और उसका उपचार करता है। ठीक है, तो ये तो तरीका होता है गाथा वर्णन विधि का। ठीक है, लेकिन इसके कुछ दोष भी जो है बताए गए हैं। अब इसके दोष क्या बताए गए हैं, दोष के विषय में देख लेते हैं। दोष, ठीक, तो दोष क्या है कि पहला दोष है ठीक पुनः स्मरण ना कर पाना। भाई घटनाओं का
ठीक से पुनः स्मरण ना कर पाना। ठीक भाई, हम अपने नॉर्मल जीवन में देखते हैं कि जो हमारे अतीत में घटनाएं घटित हुई होती हैं, हम उसमें कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, है ना। एक एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें याद नहीं रहती, हमें मोटा मोटा ही याद रहता है। जैसे अतीत में अगर हम कहीं रोड पे जा रहे हैं और किसी से जो है टक्कर हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है, तो हमें बस इतना याद रहता है, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद हमें बस इतना याद रहता है कि हाँ मैं इस जगह जा रहा था और मेरी यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो गया था या लड़ाई हो गई थी, ऐसा जो है याद रहता था। लेकिन उसमें बातें क्या हुई थी, ये हम अधिकतर बातें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, घटनाओं की ठीक से पुनः स्मरण ना कर पाना, यानी व्यक्ति उनको जो है भूल जाता है, यानी बातों को भूल जाता है, बातों को भूल जाता है, ठीक है। और क्या होता है भाई, कुछ बातों को अलग से जोड़ देता है, कुछ बातों को क्या करता है, अलग से जोड़ देता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक हमारे मित्र थे, तो उनका जो है अक्सर कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता था, है ना। तो एक बार मैं उनके साथ गया तो उनका जो है वहाँ पे झगड़ा हो गया। तो जो झगड़ा कर रहा था उनसे, उसने बहुत कुछ बुरा भला कहा, और ये जो हमारे मित्र थे वो कुछ बोल नहीं पाए, बेचारे बहुत सीधे साधे थे, है ना। तो वो जब आए वापस लौट के, तो बोले कि भाई बहुत बुरा हुआ, जो है उसने मुझे ये सब कहा, वो सब कहा, ठीक है। तो जब वो दूसरे को अपनी ये घटना को बताने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि जो वो वहाँ बोलना चाह रहे थे और वो बोले नहीं थे, ठीक है, उन बातों को भी उन घटनाओं में जोड़ दिया बताते वक्त, है ना। कि जो है उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने उसको ऐसा बोल दिया था और वो चुप हो गया, ऐसे बोलने लगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ उसमें कि उन्होंने अपनी ओर से कुछ बातों को जोड़ दिया जो उन्होंने वहाँ पे नहीं बोला था, लेकिन बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था। तो वो जब वो दूसरों को वो घटना सुनाते थे, तो वो क्या करते थे कि अपनी तरफ से जो बातें उन्होंने मन में सोच रखी थी, बोली नहीं थी, वो भी उन्होंने लोगों को बतानी शुरू कर दी। तो वही चीज़ इसमें होती है, कुछ बातों को अलग से जोड़ देता है व्यक्ति, जो चीज़ उसने किया नहीं होता है वो चीज़ भी उसमें वो व्यक्ति जोड़ देता है, ठीक है। तो ये सारे उसकी जो है दोष हैं। इन दोषों की वजह से, ये जो इसके दोष हैं, ये दोषों की वजह से ही इस विधि को जो है प्रमाणिक नहीं माना गया है, क्योंकि भाई ये आत्मनिष्ठ विधि हो जाती है ना। ये जो है आत्मनिष्ठ होती है, इसमें व्यक्ति जो होता है क्या होता है, आत्मनिष्ठ होता है, यानी अपने बारे में ही जो है अपने को ही श्रेष्ठ समझता है, अपने बारे में ही सोचता है। तो जब अपने बारे में सोचता है और अपने को ही श्रेष्ठ समझता है किसी घटना को लेके, तो वो अपनी ओर से कई बातों को जोड़ देता है, झूठ भी बोल देता है कभी कभी कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। तो ये वैज्ञानिक विधि नहीं कही जाती है। तो ये क्या अविश्वास इसमें पैदा हो जाता है इसमें कि भाई वो सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा है, हम पूछ तो रहे हैं। इसके विषय में स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कुछ इसके विषय में कहते हैं, आइए जान लेते हैं। स्किनर कहते हैं कि गाथा वर्णन विधि के आत्मनिष्ठ होने के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो स्किनर मानते हैं कि गाथा वर्णन विधि के आत्मनिष्ठ होने के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाई
इसमें व्यक्ति जो है आत्मनिष्ठ होता है, अपने को ही श्रेष्ठ समझता है, अपने के प्रति ही निष्ठावान रहता है। तो वो अपने जो है घटनाओं को जो बता रहा होता है, हो सकता हो वो कई घटनाओं को भूल गया हो सकता हो वो कई घटनाओं को जो है याद ना कर पा रहा हो सकता है वो उसमें अपनी बातों को अलग से जोड़ रहा हो आत्मनिष्ठता के कारण। तो ये सारे दोष होने के कारण इसमें जो है अविश्वास पैदा हो जाता है। इसके परिणामों में जो भी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और जो उससे एनालिसिस करने के बाद जो परिणाम आते हैं उसमें अविश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता इस विधि पर। तो ये थी ये थी गाथा वर्णन विधि। और गाथा वर्णन विधि के बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ विधियों के विषय में अगली क्लासेस में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे हम आपकी वीडियो को और अच्छा बना सकें। तो अगले वीडियो में हम फिर आएंगे और नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।